जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का। और यकीनन मुझे खुशी है कि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स भी ऐड हो रहे हैं। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया इस चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। आपकी सपोर्ट होगी तो फिर मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आपकी इंगेजमेंट नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा तो है नहीं है ये करने का। बहरहाल आज की वीडियो का मौजू और मकसद वो बेस्ड ऑन मल्टीपल कमेंट्स। पहली जो मेरी वीडियोस थी उस पर ये कहा गया कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग कैसे करनी है। अब जारी बात है वो CSS के फ्रेमवर्क में बात हो रही थी, लेकिन इन जनरल ऐसे लिखने का जो तरीका होता है वो CSS में चूँकि बड़ा काम होता है, 3 घंटे का होता है वो सवाल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये है कि अगर वो आप फेल कर दें तो पूरा इम्तिहान ही फेल हो जाता है और उसी में सबसे ज़्यादा लोग फेल भी होते हैं। अब इसकी क्या वजूहात है, मेरे ख्याल से वो देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अंग्रेज़ी की जानकारी या उसकी जो कमांड होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कैसे हैं। आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किस हद तक वो पढ़ी है, किस हद तक उसको प्रैक्टिस किया है, किस हद तक आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है। किसी को भी, हम सब के लिए ये फ़ॉरेन लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज तो मादरी ज़बान ही होती है, या पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू मिडिल क्लास, पंजाब में एटलीस्ट वो चलती है। बाकी सूबों में तो मादरी ज़बान ज़्यादा अहम होती है। पंजाब में उर्दू ही ओढ़ना बिछोना बन गया हुआ है। जो भी लोग पढ़ लिख जाते हैं या अपने आप को पढ़ा लिखा तस्वुर करते हैं, उन्होंने पंजाबी को तो फरामोश कर दिया। बहरहाल वो भी सब्जेक्ट है CSS का। एनीवे, नॉट टू डाइग्रेस। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स उसके लिए ज़रूरी हैं और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और अगर वो कमज़ोर है तो फिर उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और उस पर मेहनत, मैंने पहले भी ये एक वीडियो में कहा था कि उस पर मेहनत के लिए भी प्रैक्टिस से और रीडिंग वो सबसे अहम चीज़ है। जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी ज़बान अच्छी होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी महारत और आएगी लिखने की। और किसी से गाइडेंस लें, किसी टीचर से, किसी बड़े से, किसी मेंटोर से, और वो फीडबैक भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ऐसे पे आ जाते हैं। देखिए, ऐसे जो है बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहली तो अहम बात यह है कि ऐसे ऐसे का टॉपिक सिलेक्शन होती है, वो आपको सिलेक्ट वो करना है जो आपको उसके बारे में पता हो। आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपने अगर कोई और मजमून, कोई ऑप्शनल या करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपकी महारत या दस्तरस हो ज़्यादा, आपने वो टॉपिक छोड़ना है। आपने ये नहीं छोड़ना कि क्या चल रहा है मार्केट में, किसके नंबर किस में ज़्यादा आए। बहुत सारी इस तरह की बातें गर्दिश करती हैं, जी फलाने के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए थे, उस ऐसे में मैं भी वही चूज़ करूँगा या करूँगी। ऐसे गलत अप्रोच है। आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है मसलन डेमोक्रेसी के बारे में आपने अच्छी तैयारी की है, या एनवायरनमेंट के बारे में किया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के बारे में की है, किसके बारे में आपको पता है ज़्यादा, बैकग्राउंड नॉलेज कितना है आपका, वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि आपने 3 घंटे में 2,500 से 3,000 अल्फाज कम से कम लिखने हैं और एग्जामिनर को दिखाना है कि आपकी अच्छी अंग्रेज़ी है और आप एक आर्ग्यूमेंट बना के पेश कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ वहाँ पे अंग्रेज़ी ही जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है, क्रैम किया हुआ है, उसको उंडेल कर एग्ज़ाम शीट पर आ जाना, ऐसा कतन नहीं है। तो वो दैट टेक्स मी टू द सेकंड पॉइंट। वो ये है कि नॉलेज, बैकग्राउंड ज़रूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल ज़रूरी है, और स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में भी आई एम श्योर आपने देखा होगा। अभी तो मैं देख रहा था कि यूट्यूब के ऊपर तो एक पूरी दुनिया आबाद है ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो बातें दोहराऊं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मैंने भी सीखी थी और अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में ज़्यादा, वो आउटलाइन है। आउटलाइन आउटलाइन आउटलाइन, सब कुछ आपका जो सोचने का, समझने का अमल, वो आउटलाइन से ठीक हो जाता है। तो चुनाचे आप एक आउटलाइन बनाएं और अच्छा टाइम स्पेंड करें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में 10 पॉइंट लिख कर तो आप कहें जी मैंने अब लिखना है। बिल्कुल नहीं, सोचें। अगर एक टॉपिक है, सबसे पहले तो जो टॉपिक का सवाल उसको एड्रेस करें, पढ़ें, 2-3 बार तो पढ़ना लाजमी है। और आप उसे देखें कि वो क्या कह रहा है, और जो वो सवाल आपको कह रहा है उसके ऊपर हर चीज़ जो आपको आती है, बैकग्राउंड नॉलेज आता है, आपने वो नहीं लिख देना, बल्कि आपने उस सवाल को एड्रेस करना है।
अगर वो आपसे ये फर्ज कीजिए वो कहे कि डेमोक्रेसी, वो एक सिकंदर मिर्ज़ा का फेमस फिक्रा है कि डेमोक्रेसी डज नॉट सूट द जीनियस ऑफ पाकिस्तानीज, तो अगर वो आपसे पूछे तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। अब आप इसके हक में या इसके खिलाफ जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं हाँ डेमोक्रेसी नहीं सूट करती पाकिस्तान को, या आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। तो आपने फिर बराह रास्त उस मौजू में आ जाना है। आपने ये नहीं कहना कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ जीनियस, व्हाट इज़ पाकिस्तानी, हु इज़ पाकिस्तान, व्हाट इज़ पाकिस्तान। ये इररेलेवेंट बात हो जाएगी। आप सीधी सीधी उसके ऊपर आइए कि पाकिस्तान और जमहूरियत का रिश्ता, उसको एक्सप्लेन करें। इसी तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर है या क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, बराह रास्त उसके ऊपर आए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक और ऐसे क्वेश्चन, एंड यू आर गोइंग टू एड्रेस। तो जब वो आपको वो 2-3 बार सोच के 2-3 मिनट लगा के उसके बाद अपनी आउटलाइन बनाएं, और आउटलाइन में आपको जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर तो ये एक पोलेमिक है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग सच है या झूठ है, तो आपने एक पोजीशन लेनी है, स्टांस लेना है। तो फिर आपने उसके मुताबिक जो आपने स्टांस लेना है उसके ऊपर फोकस करना है, उसका जो कॉन्ट्ररी है उसके ऊपर फोकस नहीं करना। तो फिर आपने अगर जमहूरियत के हक में दलाइल देने हैं तो फिर 7-8 जो रीजंस या फैक्टर्स वो उनको लिखिए और देखिए कि क्यों जमहूरियत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। आप कह सकते हैं फेडरलिज्म है, प्लूरलिज्म है, इंक्लूसिविटी है, पाकिस्तान में मार्शल लॉज की इसका जो नुकसान हुआ है, और क्या फ़ज़ाइल करामात होती हैं जमहूरियत की, उन सब को लिख लीजिए। और फिर वो हर जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो आपका पैराग्राफ बनेगा, और वो आपके 8 से 10 तो कम से कम 15-20 होने चाहिए यूँ तो इस ऐसे में, लेकिन 8-10 तो सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कभी कभी वो 2 पैराग्राफ्स में भी आपको शायद एलैबोरेट करने पड़े। और फिर जब आपने वो अपनी आउटलाइन बना ली है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन का सोचें और कंक्लूजन का सोचें। इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने एग्जामिनर को या पढ़ने वाले को बता देना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं या चाह रही हैं, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि अगर आप देखें जो अच्छे अखबारों में मज़ामीन भी होते हैं, ऑपेड्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं या फीचर्स होते हैं, उनमें एक जो पहला पैराग्राफ है उसको लीड कहा जाता है। अब ये तो आपने जर्नलिज्म की ज़बान है, लेकिन चूंकि अब मैं ये बहुत सालों से कर रहा हूँ इसलिए पहले 2 पैराग्राफ में ही पढ़ के मैं अक्सर जो आर्टिकल्स मुझे आते हैं पब्लिशिंग के लिए, तो मैं उनकी सिलेक्शन में भी ये देखता हूँ कि पहले 2 पैराग्राफ में उन्होंने क्या कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, बात क्लियर है कि नहीं है, या लंबी तबीत बांध के। बाज़ औक़ात मैं वापस भेजता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कम टू द पॉइंट, और ये पहले 4 पैराग्राफ रिमूव करें। आप पूरी कहानी ना शुरू कर दें कि जी पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड इन 1947, इट हैड सो मेनी डिफ़िकल्टीज एट द स्टार्ट, और हमारे साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया और हमारे साथ इंडियंस ने क्या किया, और फिर आप अपने मौजू की तरफ आ रहे हैं। ये इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट चीज़ विल अनॉय द एग्जामिनर। द एग्जामिनर विल थिंक कि आपने समझा नहीं, आपकी क्लैरिटी नहीं है आपकी, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस का भी इम्तिहान है। इंग्लिश लैंग्वेज का तो है ही, वो तो सेंट्रल फंडामेंटल है, उसके ऊपर आपकी थिंकिंग क्या है और फिर आपका स्ट्रक्चर और आपकी आइडियाज़ की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। तो इंट्रोडक्शन आपने वो देना है। फिर जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वो आपने कंक्लूजन में रिपीट नहीं होने देना। अगर आपने इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स जो ऐड करने हैं या ओपन कर देना टॉपिक, उसके बाद कुछ मटेरियल आप रख लें कंक्लूजन के लिए, या कंक्लूजन में आप एक ओवरऑल सबमिशन भी दे सकते हैं अपने जो की आइडियाज़ हैं उनको। और यकीनन आपको पता ही है कि ये भी बहुत सोच समझ के इंट्रोडक्शन आप लिखें, क्योंकि पहली चीज़ ही एग्जामिनर ने वो पढ़नी है। आगे जो आपके पैराग्राफ्स हैं 15 से 20 पैराग्राफ, कनेक्टिंग सेंटेंसेस उनमें होने चाहिए। उस पर जो टॉपिक सेंटेंस होता है, यानी कि पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो बता दे रीडर को कि आप कहाँ जा रहे हैं या जा रही हैं, यानी आगे क्या फॉलो करता है। इसलिए जो यूँ या तो आप इसको समझ लें कि बिल्कुल एक निचोड़ पैराग्राफ का वो आ जाए, या एक ओपनिंग सेंटेंस आए विच विल ड्रॉ द एग्जामिनर और द रीडर इनटू दैट आर्ग्यूमेंट और दैट पॉइंट। और उसके बाद जब आपने वो ख़त्म किया तो फिर आपने अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट भी करना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही झटका दे दें पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने एक स्टैंस लिया प्रो डेमोक्रेसी, तो फिर आप एंड में आप कॉन्ट्ररी, जो कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके खिलाफ बरखिलाफ जो बात है, आप वो भी कहेंगे हाँ कुछ ऑब्जर्वर्स या स्कॉलर्स ने कहा है
या कुछ थिंकर्स का कहना है कि जी जमहूरियत वेस्टर्न है, वो ओवररेटेड है, तो फिर उस वक्त आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है। आपने अपने स्टांस दे दिया जो आपका आर्ग्यूमेंट है, और उसके बाद आपने फिर कहना है कि जी अब मैं पेश कर रहा हूं या कर रही हूं उसके अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बहुत अहम है, कनेक्ट करना। और जब आपने, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, कॉन्ट्ररी जो आइडियाज़ हैं वो कम होने चाहिए, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आपने इन दोनों को पेश कर दिया, उसके बाद आपने आना है अपने कंक्लूजन की तरफ, और कंक्लूजन में आकर आपने या तो समराइज करना है की पॉइंट, या आपने एक ओवरऑल आपका आर्ग्यूमेंट है उसको आपने ये या तो उसमें से 3-4 चुन लीजिए जो की पॉइंट्स हैं, या जो इंट्रोडक्शन से जिसे कहना चाहिए जो चीज़ आप वहाँ नहीं लिख पाए थे, या जो इंट्रोडक्शन से कनेक्ट हो जाए उसको पेश कर दीजिए। ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा, कोई एक तरीका नहीं होता इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का, कनेक्टिंग पैराग्राफ्स का। ये आपका क्लाइमेट चेंज के लिए आपको फ़र्क लिखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के लिए फ़र्क लिखना पड़ेगा, जेंडर इक्वालिटी के लिए फ़र्क होगा, कश्मीर के लिए फ़र्क होगा, टेररिज्म के लिए कुछ और होगा। तो ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया ऐसे का, ये कहते हैं आपको ये पता है, बहुत सारी गाइड, मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं वो आपको कह रहा हूँ, देखिए ज़बानी में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने यूँ समझिए 16-17 साल की एज से इसको प्रैक्टिस किए रखा है। और अभी भी जब भी मैं कुछ लिखने बैठता हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी अपने हाथ से, अक्सर मैं अब तो मैं टाइप करता हूँ, वो आप लोगों ने तो बाय हैंड लिखना है, लेकिन मैं अपने नोट्स अक्सर अभी भी हाथ से ही 8 पॉइंट, कभी कभी तो बैक ऑफ द एनवेलप जो भी कागज़ पड़ा होता है उस पर लिख लेता हूँ ये पॉइंट, फिर उनकी रीऑर्डरिंग कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या है अगली जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आ जाते हैं कि आपने तैयारी करनी है। अब तैयारी के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एफपीएससी का एग्जामिनर्स रिपोर्ट होती है, उसमें आप देख लें कि वो हर साल बताते हैं कि क्या क्या गलतियाँ लोगों ने की लिखने में, या किस चीज़ को वो ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं। वो बहुत एहतियात से और तवज्जो से पढ़िए, क्योंकि उससे आपको क्लूज मिलेंगे कि एफपीएससी व्हाट आर दे लुकिंग फॉर। ऑब्वियसली एक अखबार में या मैगज़ीन में या किसी एकेडमिक जर्नल में या सेमी एकेडमिक जर्नल में ऐसे लिखने का एक्सपेक्टेशन फ़र्क है, जबकि सीएसएस या पीएमएस या इस तरह के इम्तहानों की एक्सपेक्टेशन फ़र्क है, वो आपको एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट बताएगी। दूसरा जो उसमें लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, छोटी सी होती हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थॉट्स की, और जो वर्ड काउंट है वो आपने उसको फॉलो करना है। और आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसीलिए मैं पहले भी जो वीडियो की है उसमें ये कहा है जी साल लगाएं, कम से कम 10 महीने साल तो लगाएं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने हफ्ते में एक बार, कम से कम अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार एक ऐसे ज़रूर लिखना है, और बतदरीज आपने उसकी प्रैक्टिस करनी। इसका यह मतलब है कि आपने साल में कम से कम 52 एसेज लिखने हैं, 52 वीक्स होते हैं। अगर आप 6 महीने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको हफ्ते में 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, और वो 2 ऐसे लिखने के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जब रवानी आएगी तहरीर में, जब आपके ख्यालात जो मुंतशिर होते हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा होता है, आपके पास इतना कुछ होता है कहने को, उसको ऑर्गेनाइज करने की आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, ये जो ऐसे की प्रैक्टिस है, ये और भी, इसके और भी बहुत फ़वाइद हैं। ये एक ऐसा, जैसे कहते हैं ये बादाम खाने के मुतरादिफ है, कि आपकी प्रैक्टिस बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हो रही है। वहाँ भी आपको लिखना है, वहाँ भी 3 घंटे के पेपर है, अगरचे कि उसमें पूरा एक ऐसे नहीं है, उसमें 4 या 5 आपको सवाल एड्रेस करने होंगे, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होगी, और अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके, कि वहाँ भी यही चलेगा। जो बाकी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है या अमेरिकन हिस्ट्री है या जर्नलिज्म है, जो भी, वहाँ भी तो आपको सोच के जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उस आइडियाज़ को आपने ऑर्गेनाइज करके लिखना है। अब टॉपिक्स पे आ जाइए। टॉपिक्स देखिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई एम श्योर बाय द टाइम अभी आप लोग जो तैयारी करें, आपको पता है कि पिछले 5 साल में क्या क्या टॉपिक्स रिपीट होते हैं। दुनिया में हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, सिर्फ सीएसएस के और पीएमएस में नहीं होते। और उसमें से आप, मैंने जैसे शुरू में कहा, अपनी स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट के मुताबिक, जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको शौक भी होगा पढ़ने का और रिसर्च करने का या याद दहानी के लिए, तो उसकी आप
तैयारी स्टार्ट कर दें। अखबारात के डॉन के आर्टिकल्स, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था, मैगज़ीन्स के आर्टिकल्स हैं, वो आप उनको पढ़ना शुरू करें। और या वो एक जो पाकिस्तान प्रेस के कंपेंडियम्स छपते हैं जिसमें के सारे बड़े ऑप-एड्स या लॉन्गिश पेपर्स, वो आर्टिकल्स की वो एक पलंदा जमा हो जाता है। अगर नहीं भी आपका अखबार पढ़ने का आपके पास वक्त है या उस तरह से डिटेल में नहीं भी पढ़ने का, तो उसमें से जो जो रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ें और उनके आप नोट्स बना के अपने एक रजिस्टर बना लें या छोटी पतली कॉपियाँ बना लें या एक रजिस्टर को डिवाइड कर लें। उसमें एक हो कश्मीर का मसला, एक पानी का मसला, एक टेक्नोलॉजी का मसला, एक जमहूरियत का मसला, टेररिज्म और वगैरह वगैरह, और उसमें जो आप आर्टिकल्स पढ़ते जाते हैं वो आप लिखते जाएं। और ये आपकी करंट अफेयर्स के लिए भी अच्छी तैयारी हो जाएगी आई गेस, साथ साथ बिकॉज ये सारे टॉपिक्स जो हैं रेलेवेंट हैं वहाँ के लिए भी, और इंटरनेशनल अफेयर्स के टॉपिक्स वहाँ भी आते हैं। अभी जैसे ईरान की जंग हो रही है, ये सब अफ़गानिस्तान के साथ मसला बना हुआ है, या यूक्रेन का मसला है, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं कि इन्होंने आना ही आना है। बॉस्निया का जेनोसाइड और यूगोस्लाविया का ब्रेकअप, वो बहुत बड़ी एक उस वक्त थीम थी और उसको प्रिडिक्ट किया जा रहा था। और इसी तरह अमेरिका के ताल्लुकात और सुपर पावर राइवलरी, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये सारे तो वो, और कश्मीर एक पेरिनियल मसला है, अभी तक हल नहीं हुआ। मुझे नहीं पता वो ऐसे में आता है, हमारे ज़माने में तो हर साल वो आता था कोई ना कोई उसकी जहत या तरीक़ाकार। तो बहरहाल आपने वो टॉपिक्स भी छोड़ लेने हैं। अब आगे आ जाइए। ये जो मैंने देखा है बहुत से लोग कहते हैं जी कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, उसमें शुरू में कोट होना चाहिए, कोई नहीं भी होना चाहिए, तो इट डजेंट रियली मैटर। कोई ऐसा क़यामत नहीं आएगी अगर आपको कोटेशन, आप अपना फोकस ख़राब ना करें कि कोटेशंस का रटा लगाने के में आप फंस जाएं। आप आर्ग्यूमेंट्स पढ़ें। अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों ज़रूरी है, पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस को कैसे हल किया जा सकता है, पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस उसको, या ये सर्कुलर डेट बिजली का अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो उसको कैसे हल किया जा सकता है, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली कैसे आ सकती है, उसका फ्यूचर का रोड मैप क्या है, ये भी हमेशा सवाल इस तरह के बहुत से आते हैं। उसके लिए तैयारी करें। आर्ग्यूमेंट्स पे, फैक्ट्स पे फोकस करें। हर पैराग्राफ में आपको अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट या एक नंबर या कोई किताब या किसी थिंकर, मुफक्किर, एनालिस्ट का हवाला दें तो बहुत अच्छा होगा। एग्जामिनर को पसंद आएगा और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस होगा जब आप लिख रहे होंगे। फाइनली लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से मैंने बात स्टार्ट की थी। अब उसका ये मतलब नहीं कि आप शेक्सपियर या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की तरह लिखना शुरू हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए और उस पर फोकस करें। जितनी डायरेक्ट और सादा लिखेंगे उतना फ़ायदा है। फ्लारी लैंग्वेज का मैंने बहुत सारे इस तरह के देखे ऐसे, बल्कि अभी जो लोग अखबारात, जो कि मैं कई अखबारों का मैं एडिटर रहा हूँ और अभी भी मैं द फ्राइडे टाइम्स के साथ एडिटर एट-लार्ज हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ बाज़ आर्टिकल्स आते हैं वो इतने फ्लारी और ऑब्फस्केटेड लैंग्वेज होती है कि जैसे आप शो मार रहे हो कि मुश्किल मुश्किल अल्फाज और मुश्किल मुश्किल तराकीब डाल के, वो दे आर वेरी अनोइंग, दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड दे ऑल्सो आर कन्फ्यूजिंग टू फॉलो। कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ज़बान पे ज़्यादा फोकस है, उसको घुमाने फिराने पे, ना कि थिंकिंग पे। तो इसलिए सादा और डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, अगर आपकी वैसे पहले से इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं फिर ठीक है, बी बोल्डर, टेक मोर चांसेस विद इंग्लिश लैंग्वेज। मगर अगर आप एक रेगुलर बीए करके सीएसएस दे रहे हैं या आपने एमए के पेपर्स दे रहे हैं, तो आप ज़रा जैसे कहते हैं चाहिए कि इस पे मत जाएं कि आपने मुश्किल अल्फाज लिखने हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना है। जितना डायरेक्ट होगा उतना बेहतर होगा। और सबसे अहम चीज़ है कि गलतियाँ ना करें। अंग्रेज़ी की गलतियाँ एग्ज़ामिनर को मुतासिर करती हैं। अगर आपने पहले एक सफ़े में ही इंग्लिश की गलतियाँ कर दी हैं तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, दूसरे सफ़े पे गलती आएगी और ख़राब होगा। अगर वो गलतियाँ चलती गई ग्रामर की, में स्पेलिंग की, सिंटैक्स की, तो फिर अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा या खुदा न खास्ता फेल ही कर देगा। और ये होता है, आपको पता ही है, मेजॉरिटी जो लोग हैं सीएसएस को क्लियर नहीं करते वो इंग्लिश ऐसे को पास नहीं कर पाते। तो ये चंद टिप्स थी, आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट्स में बताइए अगर मैं मज़ीद इसकी कोई एलैबोरेशन आपको चाहिए तो एक अगली वीडियो कर दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।